क्लास। आज हम प्रक्षेप्य का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रक्षेप्य के लिए हमने पढ़ा था प्रक्षेप्य का पथ प्रबल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रक्षेप्य की उड्डयन काल पढ़ा था प्रक्षेप्य का, फिर प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास पढ़ी थी। आज उसका आखिरी भाग क्या बचा है, प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं या साथ में भी पूछे जा सकते हैं। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई यानी कि प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई तक जाना। ठीक है, प्रक्षेप्य के लिए हमने क्या करा था, उसकी द्विविमीय गति के लिए कितने होते हैं, दो दिशाएं लेते हैं, x दिशा और y दिशा। यहाँ से प्रक्षेप्य को मूल बिंदु से फेंकते हैं तो प्रक्षेप्य हमारा पृथ्वी पे किसी अन्य स्थान पे जा गिरता है। ये प्रक्षेप्य की क्षैतिज क्या हो गई दूरी, ये बिंदु P है जहाँ पे वो आके गिरा, और ये वो पॉइंट है जहाँ तक वो अधिकतम ऊंचाई पे जाता है। देखो यहाँ से फेंकते हैं तो ये इतनी हाइट पे गया, अब क्या हुआ, ये डाउन होना शुरू हो गया। तो ये अधिकतम क्या है, y दिशा में ये अधिकतम क्या होगा, इसका विस्थापन। तो y दिशा में अधिकतम विस्थापन यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, अधिकतम ऊंचाई। इसलिए गाइस दर्शाएंगे अधिकतम ऊंचाई को कैपिटल H से। ये वो वेग है जिससे हम वस्तु को किसी को भी क्या करते हैं, फेंकते हैं। देखो जब हम फेंकते हैं तो y दिशा में वस्तु का क्या होता है, वेग होता है, लेकिन y दिशा में वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य। हम जब फेंकते हैं वस्तु को तो हमने ये क्या दिया, प्रारंभिक वेग, लेकिन वो आगे जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो वो जब बिल्कुल वेग खत्म हो जाएगा और वो नीचे गिरना शुरू होता है, तब वहां पे अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो। मैंने आपको दो वेग पढ़ा थे, एक प्रारंभिक होता है, एक अंतिम होता है। प्रारंभिक वो होता है जब हम वस्तु को जिस वेग से फेंक रहे हैं, चला रहे हैं, और अंतिम वो होता है जहां पे उसकी वेग बदल के यानी कि बदलना कम हो जाता है या फिर वो खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी अंतिम वेग जहां पे उसका खत्म हो गया वो क्या कहलाएगा, उसका अंतिम वेग। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है हमारी, वो ऊंचाई होती है जहां तक वस्तु क्या होती है, गति करती ही जाती है, और जहां से फिर वो डाउन होना शुरू हो जाती है, वो उसका पिक पॉइंट यानी कि अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, कहलाती है। ठीक है, इसके लिए क्या लेंगे, गति के प्रथम समीकरण, गति के फर्स्ट समीकरण से। गति का पहला समीकरण है हमारा v बराबर u प्लस at। ठीक है, इस समीकरण में क्या रखेंगे हम, v का मान 0। क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे वेग शून्य हो जाता है। तो v बराबर u क्या है हमारा, y दिशा में ये वेग है और ये x दिशा में वेग है। हम y दिशा की बात कर रहे हैं ऊंचाई की, तो वेग भी कौन सा लेंगे, y दिशा। ये हो गया u sin थीटा प्लस a की बात करें तो a कौन सा होगा, हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना कि नीचे की तरफ। नीचे होगा तो प्लस g, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस का g, यानी त्वरण क्या आ गया हमारा, माइनस का g इंटू t। 0 इक्वल u sin थीटा माइनस बाहर निकलेगा माइनस का gt, माइनस का gt बराबर किधर लाओगे, प्लस का gt इक्वल हो गया u sin थीटा। यहाँ से t का मान निकालेंगे, t बराबर u sin थीटा अपॉन में g। ये हमारे पास किसका मान आया, t का मान आया। t का मान मतलब कि हमको कहीं पे ये रखना पड़ेगा। अब ले लेते हैं गति का समीकरण नंबर, गति के सेकंड समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं, y दिशा के। ठीक है, इसलिए विस्थापन के बटे में y, वेग के बटे में y, और बटा नहीं है मतलब उसके आधार। ठीक है, त्वरण के आधार में y। s बार मतलब कि y दिशा में क्या लेना है, विस्थापन। y दिशा में विस्थापन क्या है, y बराबर y दिशा का वेग u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ a y यानी उसका हो गया माइनस g t स्क्वायर। ठीक है, देखो y दिशा में वस्तु का विस्थापन कोई हम क्या कह रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई यानी y किसके बराबर है आपका, h के बराबर u sin थीटा। और यहाँ पे किसका मान रखना है आपको, ये जो t का मान आया था इसको उठा के कहाँ रख देंगे, t के मान को यहाँ पे।
ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस का हाफ जी, यहाँ टी की जगह भी इस टी का मान रखना है, वहां भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन में जी पूरे का होल स्क्वायर, एच बराबर ये यू क्या हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये होल स्क्वायर है, खुल रहा है ये यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है जी का स्क्वायर निकलेगा और एक जी आपका बाहर है, ये एक जी से एक जी कैंसिल हुआ, तो h बराबर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। देखो सेम इक्वेशन आ गई, देखो फिर से समझ लो क्या करा था हमने, अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र निकालना है, तो क्या लिया हमने, गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, इसमें जब वस्तु को हमने फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पे गई, वहां पे वेग क्या होता है अंतिम, ठीक है, हम इसको फेंकते हैं अगर किसी भी चीज को तो वो कितनी ऊंचाई तक जाती है, जब तक कि इसके अंदर क्या है गति है, ठीक है, और जब गति खत्म हो जाती है यानी वेग खत्म हो गया आपका, तो वेग क्या हो गया शून्य, तो गति के समीकरण में अंतिम वेग क्या रहा 0 और y दिशा में वेग क्या है u sin थीटा प्लस a, वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए त्वरण कौन सा लगेगा माइनस का g t, 0 बराबर u sin थीटा माइनस का g t, माइनस g t को इधर लाए, किसकी वैल्यू आ गई t का मान है, गति का सेकंड समीकरण लिया y के लिए s y बराबर विस्थापन y u sin थीटा t माइनस a y की जगह माइनस का g हाफ t स्क्वायर, u sin थीटा t की जगह किसका मान रखा t का और उधर किसका मान रखा t स्क्वायर की जगह भी t का, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, ये खोल दिया हमने u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये g है और बटे में क्या निकला हमारा g स्क्वायर और इधर u sin थीटा t की जगह t का मान, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ये g से g कैंसिल हुआ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखो इन दोनों स्टेप को अगर आप ध्यान से देखो, इस हाफ को छोड़ो, ये और ये पक्ष क्या है सेम है, ठीक है, इसके आगे क्या लगा 1/2 मतलब कि आधा और इसके आगे कुछ नहीं मतलब है, तो इसको हम सिंपल से क्या देखेंगे कि एक में से आधा गया, ठीक है, एक में से अगर आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा ही बचेगा, लेकिन ये प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो प्लस का बनेगा यानी h बराबर बनेगा आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g 1/2, ठीक है, ये 1 है और ये हाफ है, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, इस दो को कहाँ लिख सकते हैं इसके बटे में लिख सकते हैं, अब यहाँ पे थीटा बचा है, थीटा की वैल्यू रखना। अब देखो यहाँ पे ये चीज है कि जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं, अगर उसको ज्यादा दूरी तय करानी हो तो हम ऐसे टेढ़े फेंकेंगे, है ना, ऐसे फेंकेंगे तो भी कम दूरी पे जाएगा, ऐसे फेंकेंगे तो कम दूरी पे जाएगा, और जब ऐसे टेढ़ा फेंकेंगे तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा, मतलब कि ज्यादा दूर जाके क्या होगा गिरेगा, लेकिन उसको अगर हाइट पे ज्यादा लेना मतलब ज्यादा अगर ऐसे फेंकेंगे तो वो इतनी दूरी जाएगा, लेकिन अगर हम सीधा फेंकेंगे तो वो ज्यादा दूरी पे जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए हम उसको कैसे फेंके बिल्कुल सीधा, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे हम 90 डिग्री, मतलब किस एंगल पे फेंकना है आपको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो वो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, तो साइन थीटा का मान 90 रखोगे तो साइन 90 मतलब 1, क्या बचेगा अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो h के अपॉन में क्या है बेस में मैक्स इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर और अपॉन में क्या है g, sin 90 का मान क्या हो गया a, थीटा इज इक्वल टू मतलब कि sin स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये क्या आ गया हमारे पास प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र, और ये प्रक्षेप्य की ऊंचाई के लिए सूत्र था, ये अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र, ठीक है, ये आपका प्रक्षेप्य वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। एक समान वृत्ति गति के अंदर होती है, वृत्ति गति क्या होती है, आपके पास बुक होगी तो उसके अंदर आपको मिलेगी डेफिनेशन, और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा मैं आपको नोट्स की। अब आपको
एक चक्कर लगाती है ना। झूला देखा होगा आपने, झूले के अंदर एक परिधि होती है जिसके चारों बीच में क्या होता है, एक स्प्रिंडर होता है जहाँ पे वो घूमता है, ठीक है। या फिर आप किसी ग्राउंड के चक्कर लगाओगे तो वो भी क्या कहलाएगी, वृत्ति गति। किसी वस्तु के चारों ओर गोल गोल घूमना भी क्या कहलाती है, वृत्ति गति। वृत्ति गति भी क्या होती है, आपकी द्विमुखी गति होती है। मतलब ये एक दिशा में नहीं दौड़ते हो, कितनी दिशा में दौड़ते हो, दो दिशाओं में गति करते हो। इसको हम क्या कहते हैं, द्विमुखी गति। और वृत्ति गति भी इसका ही क्या होती है, उदाहरण वृत्ति गति। वृत्ति गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ति पथ पे गति करती है ना। मान लो आप किसी ग्राउंड में खड़े हो, यहाँ से गति करते हुए गोल गोल घूमते हुए कहां तक आ गए, वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो किसी वृत्त की परिधि के रूप में जब हम गति करते हैं तो वो गति क्या कहलाती है, हमारी वृत्ति गति, ठीक है। इसकी कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है। आवर्तकाल में क्या है हमारे पास, आवृत्ति। आवर्तकाल और आवृत्ति में, आवर्तकाल वो होता है जो किसी एक चक्र को पूर्ण करता है। मतलब आप एक वृत्त या एक वृत्ति गति करते हो, जैसे कि आप ग्राउंड में कहीं खड़े हो, किसी ग्राउंड में खड़े हैं, यहाँ से पूरा आप दौड़ते दौड़ते आप एक चक्कर लगा के आए, आपको कितना समय लग गया, मान लो 2.5 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 2.5 मिनट। तो एक राउंड पूरा करने में आपको 2.5 मिनट लगा, तो ये आपका क्या हुआ, आवर्तकाल। यानी किसी भी एक चक्र को आप पूर्ण कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको करने में आपको जो समय लग रहा है वो आपका क्या हुआ, उस कार्य को करने का समय काल या आवर्तकाल, ठीक है, एक पीरियड। इसकी परिभाषा है, एक वृत्ति गति करने में, एक वृत्ति गति करने में वस्तु को जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल का मात्रक क्या है, सेकंड। काय में मापा जाता है, सेकंड में। आवर्तकाल को कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल T से, ठीक है। आवर्तकाल का विभि सूत्र होता है m0 l0 t, है ना। द्रव्यमान की जरूरत नहीं है, लंबाई की जरूरत नहीं है, केवल समय चाहिए। समय के लिए क्या होगा, कैपिटल T। अब आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का मतलब होता है कि आप एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करो, मतलब एक सेकंड में आप जितने चक्कर लगा सकते हो, जो भी वस्तु होती है वो अपने कार्य को एक सेकंड में जितनी बार कर लेती है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है, कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है या जितने वृत्ति चक्कर पूर्ण करती है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, यानी इसको मापा कैसे जाता है, मात्रक मतलब क्या होगा इसका, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। इसको दर्शाते कैसे हैं, Hz से। कैसे दर्शाते हैं इसको, Hz से। और इसका विभि सूत्र होता है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे इसका विभि सूत्र बन जाएगा। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। तो देखो इसका विभि सूत्र क्या बनेगा, m0 l0 t। आवर्तकाल का विभि सूत्र था, और ये तो ऊपर चले जाएंगे m0, यहाँ पे विभि सूत्र किसका आएगा, आवर्तकाल का t। और जब t ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, t की पावर -1, यहाँ पे आएगा m0 l0। तो आवृत्ति का विभि सूत्र क्या बना, m0 l0 t-1, और आवर्तकाल का m0 l0 t। अब इन दोनों में भी क्या होता है, संबंध होता है। किसमें, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल आवृत्ति में संबंध, ठीक है। वृत्ति गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त में एक समान यानी इसकी परिधि में गति करती है, एक वृत्ति गति में गति करती है, तो उसकी गति ऐसी होती है, वृत्ति गति। ये द्विमुखी गति होती है। इसकी दो डेफिनेशन है। आवर्तकाल, जब कोई वस्तु एक सेकंड में यानी एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेती है वो
v में सूत्र m0 l0 t आवृत्ति कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, जितनी वृद्धि करती है, यानी जितने चक्र पूर्ण करती है उसी क्या कहलाती है आवृत्ति। मात्रक होता है हर्ट्ज, दर्शाते हैं इस तरह से। आवृत्ति का सूत्र होता है 1 आवर्तकाल, आवर्तकाल का v में सूत्र t, t ऊपर गया t की पावर -1 m0 l0 t -1। अब अगला है आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है जो किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से क्या कर रही है, वृद्धि करती है। ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, केंद्र हो गया हो, त्रिज्या हो गया और ये वस्तु है, ठीक। माना कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल, तो इसकी चाल क्या मान लें v, और एक चक्र पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है, इसको कैपिटल T, ठीक है। कोई वस्तु है जो r त्रिज्या के इस पथ पर, r त्रिज्या के गोले में एक चक्कर लगाने में समय कितना लग गया t, और किस स्पीड से चल रही है, इसका वेग क्या हो गया v। तो वस्तु का आवर्तकाल यानी कि जो वस्तु घूम रही है उसका आवर्तकाल क्या हो गया, आवर्तकाल यानी क्या हो गया आपका समय, उसको लगने वाला क्या, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो समय बराबर क्या आएगा, ऊपर दूरी बटे नीचे क्या आएगा 4। तो दूरी को मैं क्या लिखता हूं, एक चक्कर का समय, एक चक्कर, और नीचे क्या आ गई इसकी 4। तो आवर्तकाल को ऐसे दर्शाएंगे हम t से, और एक चक्कर मतलब देखो यहां से घूमती हुई वापस क्या आ गई यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपकी परिधि, परिधि मतलब क्या हो गया 2 पाई r, और नीचे इसकी चाल क्या आएगी, चाल है t। तो आवर्तकाल क्या हुआ हमारा t बराबर 2 पाई r अपॉन में v। इसी प्रकार अब क्या निकालेंगे, कण की आवृत्ति, यानी जो वस्तु घूम रही है वो 1 सेकंड में कितना घूम सकती है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, कण की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल टाइम पीरियड, कण की आवृत्ति, तो आवृत्ति यानी होती है आपकी, देखो ये जो कण की आवृत्ति है, जैसे हम यहाँ पे आवर्तकाल को t से दर्शाते हैं, तो ये hz जो है ये इसको hz इंग्लिश में लिखा जाता है, आवृत्ति को जो है वो कैसे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। ये v ना बनाया है ना, v नहीं है, ये सब टेढ़ा बनेगा, न्यू बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, न्यू बोलते हैं, n न्यू या f ऐसे भी दर्शाते हैं। इन तीनों से दर्शा सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल बने होते हैं, n भी होता है, न्यू भी होता है, f भी होता है। मैं f ले लेता हूँ, ठीक है। f इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति, तो इस परिभाषा क्या बताई मैं, कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है वो क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति, ठीक है। जितने चक्र पूर्ण कर ले तो कण की आवृत्ति एक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा वस्तु के द्वारा यानी कि चली गई दूरी, और बटे नीचे आ जाएगा इसमें चक्करों की संख्या। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगी, जितनी की क्या है इसकी परिधि, ठीक है। यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी इसकी आवर्तकाल, ऊपर आ जाएगा हमारा 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगी, जितना कि उसमें क्या होगा वेग। जैसे हम किसी कार या ट्रेन की बात करते हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में वो उतना ही चलेगी। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, 1 सेकंड है इसकी डेफिनेशन में, तो क्या निकालेंगे 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो यहाँ आ जाएगा 1 सेकंड में चली गई दूरी, बटे क्या आ जाएगा चक्कर की संख्या। वेग बराबर 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता हूँ v, अपॉन में चक्कर कितने हो जाएंगे, चक्कर की संख्या जितने वो चलेगा, तो 2 पाई r, तो स्मॉल f बराबर, यहाँ देखो ये जो हमारा t है, t का मान होता है 2 पाई r अपॉन में v, और यहाँ पे ये उल्टा ठीक इसका v अपॉन में 2 पाई r। अगर हम इसको उलट दें तो ये बन जाएगा, और इसको उल्टेंगे तो ये भी उल्टेगा, यानी ये क्या हो जाएगा t बटे बटे के ऊपर है, तो कहाँ आ जाएगा बटे के नीचे, यानी 1/t। तो 1/t का मान क्या होगा v बटे 2 पाई r,
तो इसलिए क्या लिख सकते हैं 1 में t। ये आपका आवर्तकाल और ये आपकी आवृत्ति, इसमें क्या होता है संबंध। ये एक सूत्र है, फॉर्मूला है, और यही मैंने यहाँ लिखा था, इसी से इसका लेखनी सूत्र बना। ठीक है, तो ये हम किसमें चल रहे हैं, वृत्तीय गति में चल रहे हैं। वृत्तीय गति में भी आपके 2-3 डेरिवेशन है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, छोटे टॉपिक है और एक डेरिवेशन आएगा। ठीक है।